18 अगस्त 1980 कैलिफोर्निया का निगल लगूना शहर। कीथ और पैट्रिस हैरिंगटन ने अपनी शादी के 4 महीने बाद अपनी एक छोटी और प्यारी सी दुनिया बसाई थी, जिसमें वह अपने और अपने आने वाले बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। मगर अब जो इनके साथ होने वाला था उसकी कल्पना तो किसी ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी, क्योंकि अगली रात 19 अगस्त को जब वह सो रहे थे, एक नकाबपोश आदमी अपने हाथ में टॉर्च और बंदूक लिए उनके बेडरूम में खड़ा था। उसने सो रहे कीथ और पैट्रिस की आंखों पर टॉर्च लाइट मारी ताकि वह उसे देख ना सके। इसके बाद उसने उन दोनों को उल्टा कर सूले से बांध दिया और पैट्रिस को अलग कमरे में ले गया। फिर वहां से किचन में जाके कुछ प्लेट ले आया और कीथ की पीठ पर रखकर बोला, अगर इनकी आवाज हुई तो तुम दोनों को मार डालूंगा। इसके बाद उसने पैट्रिस के साथ दुष्कर्म किया और बाद में इन दोनों को किसी भारी वस्तु से रेमी से पीट कर मार डाला। यह एक सच्ची कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने कैलिफोर्निया में 1972 से 1986 तक 14 वर्षों में 150 चोरियां, 13 हत्याएं और 50 से ज़्यादा बलात्कार किए, जिसे पकड़ने के लिए FBI और क्राइम इन्वेस्टिगेटर पॉल हॉल ने अपने 40 साल लगा दिए। यह उन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में से है जिसमें 40 साल बाद ये सीरियल किलर एक ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से पकड़ा गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपका स्वागत है क्राइम इंक में और ये द स्टोरी ऑफ द गोल्डन स्टेट किलर। 30 सितंबर 1974 विसिलिया, कैलिफोर्निया। शहर के सबसे शांत और सुरक्षित इलाके के घर में अभी अभी चोरी हुई थी और जब वहां पुलिस पहुंची तो उनकी छानबीन में एक अजीब सी चीज पता चली। चोर ने ना तो सामने रखे पैसे चुराए थे और ना ही कोई कीमती चीज। उसने जो चुराया था वो थे बच्चों का पिगी बैंक, सिक्के, ब्रेसलेट और महिलाओं के अंडर गारमेंट। बिस्तर की चादरें चाकू से फाड़ी हुई थी, फ्रिज से डब्बा बंद खाना गायब था और कालीन शराब से भींगे थे। लेकिन पुलिस के आगे सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर कोई चोर ऐसा क्यों करेगा, मानो वो कुछ कहना चाहता हो। और इसका जवाब जो आगे मिलने वाला था उसकी कल्पना तो पुलिस ने नहीं की थी। 11 सितंबर 1975 रात के समय सोरे क्लॉड स्नेलिंग अपनी बेटी की आ रही कमरे की आवाज से जग जाते हैं और जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक नकाबपोश आदमी उनकी बेटी के सर पर बंदूक रखे उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और इस सिचुएशन में किसी भी पिता की तरह क्लॉड ने भी वही किया। उन्होंने उस नकाबपोश आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन उस दरिंदे ने उनके ऊपर 2 गोली चला दी और खिड़की से भाग निकला। इन सब में क्लॉड की बेटी तो बच गई मगर क्लॉड की जान चली गई। और अब इस घटना के बाद लोगों में दहशत बढ़ गई थी, क्योंकि इस घटना के बाद यह मामला सिर्फ मामूली चोरी तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये 120 चोरियां, किडनैपिंग और हत्या में बदल गया था। और अब लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ते जा रहा था, क्योंकि अभी तक वो उसे पकड़ने में नाकाम थे। इसीलिए पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए नाइट पेट्रोलिंग चालू कर दी। और एक दिन 10 दिसंबर 1975 को नाइट पेट्रोलिंग के दौरान विसिलिया पुलिस डिपार्टमेंट के होनहार ऑफिसर बिल मैगोवन ने एक नकाबपोश आदमी को गैराज में घुसते हुए देखा और उस पर शक होते ही उस पर टॉर्च लाइट मारी, जिससे वो नकाबपोश डर गया और एक अजीब सी महिला की आवाज में चिल्लाकर बोला, ओ माय गॉड। फिर इसके बाद वह बचने के लिए एक जिगजैग पैटर्न में भागने लगा, जिसके बाद ऑफिसर बिल ने भी उसका पीछा किया। मगर कुछ देर भागने के बाद उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और अचानक घूमकर हवा में फायर कर दिया। गोली हवा में चली और ऑफिसर बिल मैगोवन गिर पड़े और वह नकाबपोश आदमी भाग निकला और उसके बाद वह कभी नहीं मिला। लेकिन ऑफिसर मैगोवन ने हार नहीं मानी और इसके कई स्केच बनवाए और पेट्रोलिंग जारी रखी। अपने पूरे करियर में उन्होंने इस केस को जीवित रखा और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने ये काम जारी रखा। और शायद इस एनकाउंटर के बाद उस चोर में पकड़े जाने का डर बढ़ गया था। शायद इसीलिए 1974 में जो चोरियां बढ़ी थी वो 1976 में बंद हो गई। लेकिन अभी भी इसका मन नहीं भरा था और ये अपना आतंक कहीं और फैलाने वाला था। 2 फरवरी 1978 विसिलिया से दूर सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। 21 वर्षीय ब्रायन मैग्योर जो एक अमेरिकी वायुसेना में अधिकारी थे, वे अपनी 20 वर्षीय पत्नी केटी जो कि एक खुशमिजाज और दयालु लड़की थी उससे मिलने छुट्टी पर आए थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक डॉग लवर भी थे। एक रात इनका डॉग बहुत तेज तेज रो रहा था तो यह दोनों उसको वॉक पर ले जाने के लिए बाहर ले गए और तभी इनकी नजर एक नकाबपोश आदमी पर पड़ी जो घर में घुस रहा था और उसे देखकर इनका डॉग उस पर भौंकने लगा। इससे उस नकाबपोश की
नज़र इन दोनों पर पड़ी और उसे लगा ये दोनों पुलिस को ना बुला ले, इसलिए उसने ब्रायन पर गोली चला दी। घायल ब्रायन ने केटी को भागकर पुलिस को बुलाने के लिए बोला, लेकिन तब ये गोली चली और हंसते खेलते परिवार को उजाड़ डाला। In 1978, Katie and Brian Maggiore were shot to death while walking their dog. The Sacramento County Sheriff's Department says the killer had chased them into a backyard. और जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती तब तक वो नकाबपोश आदमी गायब हो गया था। फिर इस घटना के बाद 1.5 महीने तक तो वह शांत रहा, मगर एक दिन 18 मार्च 1978 को स्टॉकटन में रात के समय एक महिला घर में अकेली थी और वह सोने की तैयारी कर रही थी। तभी एक आदमी उसकी खिड़की से अंदर आ गया और अचानक वह सामने खड़ा था, नकाब पहने, चमकती आंखों के साथ, और उस महिला की सांसें अचानक से थम गई। इससे पहले वह कुछ करती, किलर ने उसे पकड़ लिया था, उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वह चीख ना सके, और फिर उसके आगे बिलक बिलक कर रोने लगा और अजीब सी आवाज में बोला, आई हेट यू बोनी, आई हेट यू। कुछ घंटे तक ऐसा ही चलता रहा और वह रोता रहा, बोनी तुमने मुझे क्यों छोड़ा। और फिर अचानक से उठा और वहाँ से चला गया। कोई आवाज नहीं, कोई सबूत नहीं था, तो बस एक खौफनाक एहसास कि वह कभी भी वापस आ सकता है। वह पीड़ितों पे सिर्फ हमला नहीं करता था बल्कि उनके दिमाग से भी खेलता था। कई बार वह हमले के बाद भी उन्हें कॉल करता और उनको धमकी देता कि वह वापस आएगा और उनको मार देगा और उनके साथ खेलेगा। और अगर देखा जाए 1974 में विसिलिया में हुए चोरी और हत्या में जो तरीका इस्तेमाल हुआ था, वैसा ही सेम तरीका अब 1978 में सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में हो रहा था। इन सब में कुछ बातें कॉमन थी, जैसे यह कोई आसपास रहने वाला ही आदमी था जिसे हर गली हर चप्पे चप्पे का पता था। वह हर घर में घुसने से पहले अच्छी तरीके से उसकी रेकी करता और बाद में खिड़की या बैकडोर से एंट्री लेता, फिर उन्हें पहले सूले से बांधता और महिलाओं को अलग कमरे में ले जाता और आदमी की पीठ पर प्लेट रखता, जिससे अगर वह हिले और आवाज़ हो वो या तो उसे मार डाले या भाग जाए। और कई आई विटनेस से पूछने के बाद उसके कई हुलिये और पहनावा सामने आए। उसकी शू का साइज 9 से 9.5 यूएस साइज था, जो कि कई क्राइम सीन पर मिले एडिडास और कन्वर्स के जूतों के ब्रांड से कंफर्म होते हैं और ये उस किलर की हाइट और बिल्ड को भी मैच करते हैं। और कई गवाहों ने उसे अलग अलग जगह पर देखा और इन कॉमन डिटेल की पुष्टि की, जैसे हाइट 5'10" से 6 फीट, बिल्ड पतला लेकिन एथलेटिक, आई हल्के रंग की ब्लू या लाइट हेजल, स्किन टोन हल्की कॉकेशियन। मगर उसके बारे में इतनी सारी चीजें पता होने के बाद भी पुलिस और FBI उसे पकड़ने में नाकाम थी। तो वहीं उसने अपना नेक्स्ट विक्टिम चुन लिया था। 30 दिसंबर 1979, जगह गोलिटा कैलिफोर्निया। डॉक्टर रॉबर्ट एंड डेबरा ऑफरमैन अपने घर में नए आने वाले साल की तैयारी कर रहे थे। तभी ये स्की मास्क पहना आदमी इनके घर में घुसा और इन दोनों को पीटने लगा, जिस पर रॉबर्ट ने उसके ऊपर जवाबी हमला कर दिया। दोनों में खूब भयंकर फाइट हुई, लेकिन जब उसे लगा कि वह रॉबर्ट से हार जाएगा तो उसने अपनी पॉकेट से गन निकालकर उस पर 2 गोली चला दी, जिसके बाद रॉबर्ट की जान चली गई और उसने फिर डेबरा को भी नहीं छोड़ा। पहले उसने उसके साथ गलत काम किया और बाद में उसे गोली से मार डाला। और इधर भी तरीका बिल्कुल सेम था। एक मास्क पहना आदमी खिड़की से अंदर आता है, फिर उस घर में रह रहे कपल या फिर सिंगल औरत को बांधना और फिर उससे गलत काम करने की कोशिश करना और उनसे जरा सा भी खतरा महसूस होने पर उनको मार डालना। और पुलिस ने भी वहाँ क्राइम सीन पर मिले DNA और एविडेंस से कंफर्म किया ये काम उसी का ही था। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे ही वैसे उसकी सनक बढ़ती जा रही थी, जो कि उसके नेक्स्ट विक्टिम के ऊपर के टॉर्चर से पता चलता है। 13 मार्च 1980 पुलिस को शार्लिन और लाइमन स्मिथ अपने घर में बेड से बंधे हुए मिले थे। इन दोनों को बड़ी बेरहमी से बड़ी लकड़ी से पीट कर मारा गया था। दोनों का सर कुचला हुआ था और बाद में एक रिपोर्ट में पता चला कि उसने शार्लिन के साथ गलत काम भी किया था। और जो इन दोनों के साथ हुआ ये इतना भयावह था कि आज भी वहाँ कोई उसे याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। ये उन किलर में से है जिनमें बिल्कुल भी दया भावना बिल्कुल नहीं है। और इसके अगले विक्टिम इस बात को प्रूव करते हैं। ग्रेगरी सेंचेज, एक बहुत ही हंसमुख और शरीर से हट्टा कट्टा आदमी। 26 जुलाई
जुलाई 1981 को अपनी वाइफ शेरिल डिमेंगो से डाइवोर्स के बाद मिलने आया था। दोनों का डाइवोर्स हो गया था, पर ये दोनों अच्छे फ्रेंड थे और 26 जुलाई को दोनों लॉन्ग नाइट वॉक पर निकले थे और फिर वो अपनी लॉन्ग वॉक खत्म करके अपने घर चले जाते हैं और रात को ठीक 3:30 बजे उनके घर से गोली के चलने की आवाज आती है और जब पड़ोसी वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें दिखता है कि शेरी को बड़ी बेरहमी से पीट कर मारा गया था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वहीं पर ही ग्रेगरी का गोली से लगा मृत शरीर पड़ा हुआ था और उसे भी पीट कर मारा गया था। और जब पुलिस वहाँ पहुंचकर पूछताछ करती है तो वहाँ एक पड़ोसन बताती है कि उसने एक आदमी को इनका पीछा करते हुए देखा था। वह दिखने में 5 फीट 10 इंच का और काफी जवान लग रहा था और पुलिस की रिपोर्ट में आगे पता चला कि ग्रेगरी ने उससे लड़ने की कोशिश करी थी और जब उसे लगा कि वह हार जाएगा तो उसने ग्रेगरी पर गोली चला दी, जिससे ग्रेगरी की वहीं जान चली गई और इसके बाद भी उसको शांति नहीं मिली, इसीलिए उसने उसे लकड़ी से पीट कर मार डाला। और इस फाइट के बाद उसमें इतना डर बैठ गया था कि अगले 5 साल तक उसने कुछ नहीं किया। लेकिन एक दिन 4 मई 1986 को अर्वाइन कैलिफोर्निया के अपस्केल नेबरहुड में रहने वाली जेनल क्रूज, जो कि एक टिपिकल टीनेजर थी और फुल ऑफ लाइफ थी, 4 मई को उसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे क्योंकि वो वेकेशन पे गए थे और रात होते ही उसको कुछ खाने का मन करता है तो वह कुछ बाहर लेने के लिए सामान गई थी। अब जैसे हमें भी कोई ना कोई गलत आदत होती है, वैसे जनरल में भी गंदी आदत थी, वो हमेशा अपने घर का गेट ढंग से लगाना भूल जाती थी और इस बार भी उससे यही गलती हुई थी, वह अपने घर का गेट ढंग से लगाना भूल गई थी। और जब वो मार्केट से कुछ खाने का सामान लाती है तो उसको अपने घर में किसी के होने का शक होता है और अब जनरल का शक यकीन में बदलने वाला था क्योंकि एक आदमी उस पर हमला कर देता है। उसने उसके ऊपर लकड़ी से हमला किया था जिससे वह बेहोश हो जाती है और जनरल के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने बाकी विक्टिम के साथ किया था। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर उसके मम्मी पापा को कॉल करती है और बताती है कि अब आपकी बेटी नहीं रही, उसके साथ ये सब हुआ है। और बाद में पुलिस की पूछताछ करने पर जनरल के पिता ने बताया कि उनको कई हफ्तों तक कॉल आई कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। शुरुआत में उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है क्योंकि वह किसी बच्चे की आवाज थी, लेकिन अब ये सब हो जाने के बाद वह अपने आप को कोस रहे थे कि उन्हें इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए था। और अब इस घटना के बाद ये सारी वारदातें बंद हो गई थी और अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीता, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था क्योंकि इन सब समय की भागदौड़ में कई नए एविडेंस आए तो कई पुराने एविडेंस डिस्ट्रॉय भी हो गए थे। जितने भी एविडेंस मिले थे उनको अलग करके रखा गया था ताकि कल को किलर मिले तो उसको कन्विक्ट करने में आसानी हुए। मिस्टर पॉल हॉल एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने केस 90s में अपने हाथ में लिया और इस केस में जान फूंक दी थी। उनके सामने कई रहस्य थे लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने सन 2001 में अर्वाइन काउंटी के क्रिमिनल एक्सपर्ट के साथ मिलकर हर क्राइम सीन पर मिले डीएनए की जांच करवाई, जिसमें पता चला ये काम एक ही ऑफेंडर का है और उसे फायदा मिला अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट के गलत तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करने की। और अब धीरे धीरे टाइम बीता और ऐसी कई नई टेक्नोलॉजी और वेबसाइट आ गई थी जिसमें हम डीएनए के जरिए से एक फैमिली ट्री बनाकर किसी की भी पूरी ब्लड लाइन के बारे में हम जान सकते थे। और एक ऐसी पब्लिक वेबसाइट थी जिसका नाम था zmath.ancestry.com, जहाँ पर लोग अपने डीएनए शेयर करते थे अपनी फैमिली की लीनिएज जानने के लिए। तो ऑफिसर पॉल ने सारे क्राइम सीन पर मिले डीएनए को उस पब्लिक वेबसाइट पर डाल दिया और अब पॉल हॉल उस तक पहुँचने के लिए सिर्फ कुछ ही कदम दूर थे क्योंकि अब उनके आगे एक ऐसी फैमिली ट्री थी जिससे किलर का पता लगा जा सकता था। उस किलर की फैमिली में 10 लोग थे जिनमें से पुलिस को 2 पड़ सकता और इसमें से एक को हटाकर सिर्फ एक ही किलर बचा और वो था 72 साल का एक पुलिस ऑफिसर जेम्स टी एंजेलो। हालांकि पुलिस को लगा था कि किलर थोड़ा यंग होगा क्योंकि जेम्स की एज कुछ ज्यादा थी क्योंकि उसका जन्म 1945 में हुआ था, जिससे ये पता लगा कि वह 31 साल का था जब वो सैक्रामेंटो एरिया में अटैक कर रहा था। लेकिन पुलिस हमेशा से उसे ढूंढ रही थी जो अपने लेट टीन में था क्योंकि ज्यादातर विटनेस ने उसे यंग और काफी फुर्तीला बताया था। जिसके बाद पुलिस ने उस पर कई हफ्तों तक नजर रखी और कई बार वह हाईवे पर बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखा था। वो रोज अपने घर में ऐसे एक्सरसाइज करता और इतनी तेज मूवमेंट करता कि लगता ही नहीं वह 72 साल का है, मानो कि वो अपनी एज से 20 साल यंग था। और अब पूरी तरह पुष्टि करने के बाद अब दिन आ गया था उसको अरेस्ट करने का। मगर जेम्स कौन था और कैसे 40 साल तक बचा रहा, चलिए पता करते हैं। जेम्स का जन्म नवंबर 1945 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके पिता आर्मी में थे और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा था और मम्मी कैथलीन एक हाउसवाइफ थी। लेकिन जेम्स के पिताजी काफी अब्यूजिव थे और वह अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाया करते थे, जिसके बाद कैथलीन भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का गुस्सा अपने बच्चों पर उतारा करती थी। और जेम्स ने बताया था कि वह बचपन में हमेशा ज्यादा कपड़े पहना करते थे जिससे अगर उनकी पिटाई हो तो उनको कम चोट लगे। फिर एक दिन 1959 में जेम्स के पिताजी का ट्रांसफर रैंचो कोर्डोवा में हो गया और यहाँ पर सेटल हो गए और फिर जेम्स अपने हाई स्कूल की पढ़ाई यहीं पूरी करी। फिर जेम्स ने 1965
1984 में 18 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली। ये टाइम वियतनाम वॉर का तो 22 महीने वही रहा और यहीं पर उसने बैग पर प्लेट रखने वाली टेक्निक सीखी थी, जिसका इस्तेमाल उसने अपने कई क्राइम में किया था। फिर नेवी में 22 महीने सर्व करने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया था। फिर वह अमेरिका वापस आ गया था और वहीं उसने कॉलेज में पुलिस साइंस की पढ़ाई चालू कर दी थी। फिर एक दिन इसकी मुलाकात बॉनी से हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया था और फिर ऐसे इन्होंने डेटिंग चालू कर दी थी। मगर जेम्स का कंट्रोलिंग बिहेवियर उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे शादी करने का दबाव बनाया था और फिर बॉनी उससे अलग होकर ये जगह छोड़ के चली गई थी। और 1973 में बॉनी के जान के बाद उसने शेरन मैरी हडल से शादी कर ली थी। फिर मई 1973 में उसने एक्स्टर कैलिफोर्निया में पुलिस ज्वाइन करी और कुछ दिनों बाद उसका विसिलिया में ट्रांसफर हो गया और यही विसिलिया में उसने चोरी चालू कर दी थी, क्योंकि उसे पुलिस होने का फायदा मिल रहा था। वह पेट्रोलिंग के दौरान अपने विक्टिम को चुनता, उनके घर की रेकी करता और बाद में क्राइम करने के बाद सारे सबूत मिटा देता। उसने पुलिस होने का पूरा फायदा उठाया। फिर इसी समय उसने क्लॉड की हत्या करी और जब उसका एनकाउंटर बिल मैगोवन से हुआ और जब वह पकड़े जाने से बाल बाल बचा तो उसने अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया। फिर 1976 में उसका ट्रांसफर ऑबर्न पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया था और इसी समय उसे नाम मिला ईस्ट एरिया रेपिस्ट या फिर ER। फिर वह 1979 तक यहीं पुलिस डिपार्टमेंट में रहा, लेकिन एक दिन उसे हैमर और डॉग रेपेलेंट चोरी करने के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया। एंड जिस ऑफिसर ने उसे सस्पेंड किया था उसे उसने धमकी भी दी थी कि एक दिन वह उसे और उसकी बेटी को मार डालेगा। इसके बाद उस ऑफिसर ने बताया था कि एक दिन उसकी बेटी ने खिड़की के पास किसी आदमी को देखा था और जब वह बाहर देखने गए तो उन्हें कुछ जूतों के निशान मिले थे, जो कि ईस्ट एरिया रेपिस्ट के जूतों के निशान से मैच करते थे। फिर जब वह सस्पेंड हो गया था तो उसने 1979 से 1986 तक उसने कहीं और जॉब करी, जिसमें से एक मैकेनिक की जॉब भी थी। और ये इसका लास्ट फेज था जब उसने जनरल क्रूज की हत्या करी थी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था वह बूढ़ा होते जा रहा था। तो उसने अटैक कम कर दिए थे, क्योंकि वह जहाँ भी जाता तो सामने वाला उस पर हमेशा भारी पड़ने लग गया था, जिसका प्राइमरी एग्जाम्पल ग्रेगरी सेंचेज था। इसलिए उसने अपना आखिरी विक्टिम एक 18 साल की लड़की को चुना, क्योंकि उसे अटैक करना आसान था और इसमें वह सक्सेसफुल भी था। लेकिन आखिर में बुरा चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई जीत ही जाती है। और 40 साल बाद पुलिस, पॉल हॉल और FBI की मेहनत रंग लाई। यह एक प्राइमरी एग्जांपल है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि आखिर में यह पकड़ा भी गया और इसे कन्विक्ट भी किया गया। डीएंजेलो को आजीवन कारावास की सजा मिली, वो भी बिना किसी पैरोल के। तो ये थी एक रियल कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की जो 40 साल बाद पकड़ा गया। मगर एक ऐसा सीरियल किलर हमारे भारत में भी था जिसने 40 से ज्यादा खून किए थे, जिसके डर के कारण मुंबई के लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया था। अगर आपको शुरू कपा देने वाले सीरियल किलर के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और आई लव यू। जय श्री श्याम।